राजनीतिक दल। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। वर्तमान में देश में कुल 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल है। यहाँ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है अब ये नेशनल पार्टी नहीं रही है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी में आ गई है। इसे अब करंट के अकॉर्डिंग एक बार अपडेट करेंगे। नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल हैं। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने 1936 में की थी। वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की स्थापना 1925 में तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई थी। आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है, अब ये नेशनल पार्टी हो गई है। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। यहाँ पे प्रश्न कोश हैं इससे संबंधित, आइए एक बार इन्हें देख लेते हैं। प्रथम प्रश्न, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह हैं जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी सही है। चारों के चारों ही यहाँ पे सही है, इसलिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही वह निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के तहत राजनीतिक दलों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल, क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव, लोकसभा या विधानसभा में कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलकर 2% सीटें प्राप्त करता है, या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय तथा 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में भारत में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये है चुनाव आयोग को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो ये है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह कुल मतदान का 5% प्राप्त करता है, सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता है। आइए इसके उत्तर पे स्टार है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्वाचन प्रत्येक आरक्षण आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में कोई एक पूरी हो। पहली, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरा, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा या तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। तीसरा, उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? अभी हमने ऊपर के एक्सप्लेनेशन में से पढ़ा था। पहला ऑप्शन, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10% नहीं 6%, यहाँ पे भी 4% है, ये भी 6 होगा। 2 राज्यों में वैध वोट का 6% होगा, ये भी गलत है। आधे से अधिक राज्यों में वैध वोट का 6%, तो यहाँ पे 4 या उससे अधिक राज्यों में था, तो ये भी सही नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन। निर्वाचन प्रत्येक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल, यहाँ प्रश्न में क्षेत्रीय दल से तात्पर्य राज्य स्तरीय दल से ही है, की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसे उस राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत या न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत एवं उस राज्य में न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें, इनमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से जो ज़्यादा हो प्राप्त हो, या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य से प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम एक सदस्य अथवा राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्यों में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 8% प्राप्त हो। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प सी होगा, लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना था, जो कि पूरी तरीके से गलत था। तो आइए एक बार विकल्प बी भी देख लेते हैं कि ये क्या है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का 6% प्राप्त कर पाई हो। अगले ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो, तो पहला दूसरा दोनों सही है। वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का 4% प्राप्त कर पाई हो। वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मत का 6% प्राप्त कर पाई हो, तो पहला और दूसरा सही होने के नाते ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो ये कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी। वर्ष 1994 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा तथा तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। इनमें से एक भी नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक्सप्लेनेशन। वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अब ये हट गई है और आम आदमी पार्टी आ गई है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बी वाजपेयी थे, ऑप्शन बी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया। इस पार्टी का गठन 8 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं किया गया है? तो ये समाजवादी पार्टी थी, ऑप्शन डी आंसर। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यह राज्य स्तरीय पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की है। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, सीपीआई, भाजपा, अकाली दल। तो ये अकाली दल है, ऑप्शन डी। कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई राष्ट्रीय दल हैं, जबकि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल को पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और तेलुगु देशम भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसकी स्थापना मार्च 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आम आदमी पार्टी अब करंट के अकॉर्डिंग एक राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राज्य स्तरीय पार्टी है, तो अब राष्ट्रीय पार्टी है। इसे दिल्ली और पंजाब में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है। चूँकि सभी राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण होता है, अतः यह पंजीकृत पार्टी भी है। अतः विकल्प ई यहाँ पे उपयुक्त उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये B.R. अम्बेडकर थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा 1936 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पहला है पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। दूसरा और तीसरा आंसर यहाँ पे सही है, इसलिए होगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी। यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी, जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद और शमसुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक सदस्य थे। इस पार्टी ने 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे राजनीतिक दल हैं और उनके गठन का वर्ष है। आइए इसे डायरेक्ट उत्तर में ही देख लेते हैं।
आंसर ए होगा इसका। और राजनीतिक दल हैं CPI 1925, CPM की स्थापना हुई थी 1964 में, AIADMK की 1972 में, तेलुगु देशम की 1982 में। MN राय, अवनी मुखर्जी आदि ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान CPI है, की स्थापना 1925 में कानपुर में हुए साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में सिंगारवेलु चेट्टियार, SV घाटे, मुजफ्फर अहमद आदि के नेतृत्व में हुई थी। इस प्रकार वर्तमान में भारत में राजनीतिक रूप से सक्रिय CPI, जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, का स्थापना वर्ष 1925 है। तथापि प्रश्नगत वर्षों के संदर्भ में विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में किस वर्ष में हुआ था? 1964। ऑप्शन बी। भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में 1964 में कोलकाता में हुए 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का, जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था, भाग नहीं थे? तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी तीनों ही नहीं थे। असम जो था वो था, तो 1, 2, 3 नहीं थे। ऑप्शन बी, बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी 1996-97 के दौरान संयुक्त मोर्चा सरकार के अंग नहीं थे। अगला प्रश्न 23, नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त मतों का प्रतिशत दिया गया है? 84, 89, 1991 में। मतों की कुल संख्या 7.4 थी 1989 में, 11.4 थी और 1991 में 22.4 थी। जिस दल ने मतों की उपयुक्त प्रतिशतता प्राप्त की है वह था भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन सी। प्रश्नगत आरोही क्रम में यह मत प्रतिशत दिए गए निर्वाचनों में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मत प्रतिशतता के लगभग समकक्ष है। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है। उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बी है, TDP 30। 13वीं लोकसभा में TDP के पास 29 सीटें थी, अतः विकल्प बी सुमेलित नहीं है। CPM के पास 32 सीटें थी, 17वीं में 3 थी। TDP की 13वीं में 29 सीटें थी, 17वीं में 3 हैं। BSP की 13वीं में 14 थी और 17वीं लोकसभा में 10 हैं। BJD की 13वीं में 10 थी और 17वीं में 12 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति निर्देशन और कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत समाहित हैं। दूसरा है वह बहुत सी चीज़ों के वृहद विस्तार में चर्चा करता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला है, दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पे बी उत्तर सही होगा। वर्तमान समय में भारत में साझा सरकारों का दौर चल रहा है। चूँकि इस प्रकार की सरकार में कई दल शामिल होते हैं, इसलिए सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है और उसी के अनुरूप सरकार को चलाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तो ये केरल राज्य में नहीं है। ऑप्शन डी। केरल में लगातार कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता रहा है। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सामान्यतः क्षेत्रीय दल ही सत्ता में रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण आर, बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है।
तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कम मत प्रतिशत के बावजूद सदस्यों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर जीत जाने के कारण ही सरकार बनाने वाले दल का मत प्रतिशत कम रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण आर, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। कारण आर तो सही है लेकिन कथन ए जो है वो सही नहीं है। आइए आगे देखते हैं ऑप्शंस में। ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं जिसमें महिलाएं नहीं हैं। अतः संविधान में संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। स्पष्ट है कि कथन गलत है और कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 29, कथन भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण आर, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। भारतीय लोकतंत्र सभी संक्रमण काल से गुजर रहा है, अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह हावी है। अतः विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, किंतु मात्र यही कारण नहीं है कि जिसकी वजह से भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है। इसके अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो ये राजनीतिक व्यवस्था का अंग है, ऑप्शन सी। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन एवं सरकार का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में लिखित संविधान है, कथन है, कारण है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है उसका सही स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है अतः ए सही है। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान तथा सुविधाओं की वृद्धि की बात करते हैं जिससे उस क्षेत्र में जनमत का झुकाव उनकी तरफ हो जाता है। अतः कारण आर भी सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य, मजदूर संघ के सदस्य। ऑप्शन डी यहाँ सही है। मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव समूह माना जा सकता है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह, अनौपचारिक संगठन आदि भी कहते हैं। इसमें मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि को शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। पहला, ऐसे सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो। बी, ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो। सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। ऑप्शन सी। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? माइरन वीनर, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने किया है, ऑप्शन बी। रजनी कोठारी, ऑप्शन बी। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने CSDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 35, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था
वह कौन सी तिथि थी? 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी 1985। बी, दल बदल निरोधक अधिनियम 52 संविधान संशोधन अधिनियम हेतु विधेयक लोकसभा द्वारा 30 जनवरी 1985 तथा राज्यसभा द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ तथा 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही यह अधिनियमित हुआ था। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोधक से आच्छादित नहीं है? तो यह है किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निहरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इनमें किसी दल के एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी वर्ष 1985 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। सी, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। ऑप्शन सी सही है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के उप पैरा 2 के प्रावधान के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य तब होगा जब उसके विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो जिसे वह संबंधित था। सही है। किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान में अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा। ये भी सही है। किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है। लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। 10वीं अनुसूची में सम्मिलित दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत पैरा 5 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचन से ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है वह यदि उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके बाद जब वह पद धारण किए रहता है तब उस पर राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता अथवा ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह अपने मूल राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है तो उसे अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा। परंतु यदि वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे अनर्ह ठहराया जा सकता है। अतः विकल्प डी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाले निहरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? पहला, यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। उपयुक्त में से दोनों में तो यहाँ पे आंसर सी होगा, उपयुक्त में से दोनों में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में था। ऑप्शन बी। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सितंबर 1979 में दल बदल को रोकने के लिए एक विधि को अधिनियमित किया गया था। इस कानून के अनुसार यदि विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य अपनी पार्टी को जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है छोड़ता है तो वह विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं रहेगा। इस कानून के अनुसार यदि कोई सदस्य किसी व्यक्ति पर पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश या व्हिप पर
व्हिप के विरुद्ध सदन में मत देता है या पार्टी के आदेश का उल्लंघन करता है या बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के परिणामों के कुछ विवरण प्रस्तुत हैं। राजनीतिक दल, जनता से प्राप्त मतें और प्राप्त सीटों की संख्या। तो जनता दल का है 36% और प्राप्त सीटें थी 116। कांग्रेस का था जनता से प्राप्त मतों का प्रतिशत 31 और प्राप्त सीटें थी 35। भारतीय जनता पार्टी की थी 20.4% और प्राप्त सीटें थी 40। मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट की अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति के अपनाने को इसका कारण माना जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ऑप्शन सी, तो यहाँ पे वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक प्राप्त मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है, अर्थात कुल वैध मतों के प्रतिशत मत का महत्व नहीं होता, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन में यही पद्धति प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए 50 सदस्य, 60 सदस्य, 80 सदस्य, लोकसभा की कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य। तो यहाँ पे स्टार बना है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की कुल सदस्य संख्या यानी कि 543 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.3 या 54% सदस्य संबंधित पार्टी का होना चाहिए। विगत 2 आम चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी को अकेले लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिल सकी हैं। यही कारण है कि मई 2014 में 16वीं लोकसभा के गठन के समय से ही लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त है। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप में भूपोर्तम आंदोलन चलाया था? तो ये था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर गरीबों को भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने इस संघर्ष को भूपोर्तम का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो यह है व्यापारी वर्ग। ऑप्शन बी, व्यापारी वर्ग। ऑप्शन बी, व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का विरोध करती है, जबकि व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं पूंजीवाद का समर्थक होता है, अतः यह वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कामराज योजना का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। ऑप्शन सी, 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। कामराज द्वारा यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने एवं राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि हेतु तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हों। सी, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। सही है। डी, पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। डी भी सही है। तो ए सी डी जो है हमारा वो ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत केवल वही राजनीतिक दल ही चंदा ले सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिनों तक वैध रहेंगे। राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकेंगे जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी।